हाय एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने आपको टीच करा था सेट थ्योरी लाइक कॉन्सेप्ट लर्निंग एज वेल एज एग्जांपल्स। टुडे आल्सो वी विल बी डूइंग सम मोर एग्जांपल्स और साथ में थोड़ा बहुत लॉजिक भी करेंगे जस्ट टू लाइक कि हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं इन हैप्पी मूड। एंड देन आई विल मेक द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द क्लासेस की क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं, क्या एडमिशन प्रोसीजर रहेगा, वो सब आज के क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज द फोर्थ क्लास इन दिस सीरीज। ये फोर्थ क्लास है, पहली और दो मैंने लॉजिक पे ली थी, पहली ओरिएंटेशन, दूसरी लॉजिक एंड देन तीसरी सेट थ्योरी एंड दिस फोर्थ वन इज अगेन सेट थ्योरी। लास्ट टाइम हमने सारा सेट थ्योरी करा था। जो लोग आप में से नहीं थे उनके लिए एक मिनट देख लेते हैं कि हमने क्या सेट थ्योरी लास्ट टाइम करा था। सबसे पहले हमने सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है ना, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। फिर वेल डिफाइंड का मीनिंग हमने एक्सप्लेन करा था। फिर हमने बताया था कि कौन कौन से इंग्लिश के वर्ड अलाउड नहीं है कलेक्शन में टू बी कॉल्ड ए सेट। फिर हमने बताया था कलेक्शंस दो तरह की होती हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फिर हमने उनके एग्जांपल्स दिए थे। फिर हमने ये बताया था कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टेबुलर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। आगे ये भी कहा गया था कि एक एलिमेंट यदि एक से ज्यादा बार अकर कर रहा है सेट में तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, उसकी कुछ रेलेवेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। और इसी तरह एलिमेंट सेट में किस ऑर्डर में लिखे जाए उसकी भी रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस नहीं है। मीन्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन ए सेट। तो जब भी आप सेट की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिपीटिशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। बट जब भी आप उन एलिमेंट्स को, उस डेटा को स्ट्रक्चर देते हैं, लाइक व्हेन यू राइट ए मैट्रिक्स, देन पोजीशन इज इंपॉर्टेंट एंड सो इज रिपीटिशन। यदि एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो इट हैज सम सिग्निफिकेंस, और एलिमेंट किस पर्टिकुलर पोजीशन पे लिखा हुआ है दैट हैज आल्सो सिग्निफिकेंस। ओके, तो फिर हमने सिंगलटन सेट का कॉन्सेप्ट लिया एंड वॉइड सेट का कॉन्सेप्ट लिया। वॉइड मतलब जिसमें कुछ भी ना। एंड देन वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट एंड सुपरसेट। आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट सो दैट जिस जब आप एग्जांपल्स करें और तो कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, रहने में एक रिवीजन आप लोगों की हो जाए। तो सबसेट का मतलब ये था एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है उस हालत में जब पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो, देन इट इज कॉल्ड ए सबसेट। फिर मैंने डिस्टिंग्विश करा था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में, और बताया गया था कि फाइव इज ए प्रॉपर सबसेट, इट इज नॉट एन इम्प्रॉपर सबसेट। Okay, then the concept of equivalent sets and equal sets, concept of order and cardinality, ये सब डिस्कस करा गया था। कंपैरेबल सेट्स भी आपको बताए गए थे कि कंपैरेबल सेट क्या होते हैं। एंड देन द पावर सेट ऑफ ए सेट ए, पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो जब पावर सेट की बात करते हैं तो इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। फिर हमने पावर सेट के ऑर्डर के बारे में डिस्कस करा था। एंड देन कम्स द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज ए सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, तो वो भी हमने डिस्कस करा था। यूनिवर्सल सेट, देन यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, ऑल दिस वाज बीइंग डिफाइंड। जब भी हम यूनियन की बात करते हैं तो अब यदि टर्मिनोलॉजी को रिलेट करते हैं किसी चीज से तो यूनियन इज नथिंग बट और, एंड इंटरसेक्शन दिस इज इंटरसेक्शन, सो दिस इज नथिंग बट एंड यूनियन इज नथिंग बट और। जब हम गेट्स की बात करते हैं कंप्यूटर्स में, और एंड ये सारे गेट की हम जो बात करते हैं गेट्स, तो जो इंटरसेक्शन है दैट्स समथिंग एंड। तो हम कई बारी इंटरसेक्शन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन भी हम इसे काफी बारी ऐसे भी लिखते हैं, वी राइट इट लाइक दिस, और ए यूनियन बी वी राइट इट लाइक दिस, और ए और बी, ठीक है ना। ये शायद मैंने समझाया भी था। फिर मैंने ओनली ए का कॉन्सेप्ट बताया था, ओनली बी का कॉन्सेप्ट बताया था। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट जब हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं तो इसी को हम कंप्यूटर्स में नेगेशन ऑफ ए कहते हैं। इनफैक्ट कंप्यूटर्स बोलिए या प्रोपोजिशनल लॉजिक बोलिए, that is very important in computer science, that is called propositional logic। और आप में से शायद ज्यादातर लोगों को प्रोपोजिशन का मीनिंग पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं अपनी क्लासेस में बताऊंगा, बट इट इज कॉल्ड प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक। ओके, तो प्रोपोजिशंस में हम ए कॉम्प्लीमेंट को नॉट ऑफ ए भी कहते हैं। एंड देन कम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने इंट्रोड्यूस करा था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स को ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों कहते हैं ये भी डिफाइन करा गया था, और ए क्रॉस बी का ऑर्डर कंप्यूट करना भी बताया गया था कि इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी। ऑल दैट वाज बीइंग डन, और फिर कुछ एग्जांपल्स करे गए थे जिसमें मेजॉरिटी ने गलत आंसर दिया था कि यदि ए वॉइड सेट है और बी इनफाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी भी वॉइड सेट होगा। इस तरीके की चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने ए यूनियन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो काउंटिंग करना सिखाया था, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट ऑल्सो इन लॉजिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी सेट थ्योरी इज कंसीडर्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट।
फिर हमने एक और इंट्रोड्यूस करा था कॉन्सेप्ट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जनरल वे में हम रिलेशन कहते हैं ना, ए इज द फादर ऑफ बी, सो दैट्स अ रिलेशन, ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, दैट्स अ रिलेशन। तो उसी रिलेशनशिप को हमने यहाँ डिफाइन करा था इन टर्म्स ऑफ सेट्स। सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उतने ही ए से बी तक के रिलेशंस होंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करा गया था। ओके, फिर एक सीरीज पूछी थी स्टूडेंट ने, वो सीरीज मैंने एक्सप्लेन करी थी, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग दिस क्वेश्चंस। ऑल दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इनफैक्ट दीज ऑल वर एक्चुअल क्वेश्चंस। आज भी जो हम क्लास में क्वेश्चंस करेंगे दे आर ऑल एक्चुअल प्रॉब्लम्स। ओके, सो दीज आर ऑल रियली इंपॉर्टेंट। ये जो एग्जाम्पल अब इस समय बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आ चुका है 3-4 बारी। ओके, और इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज ऑल व्हाट आई डिड इन द लास्ट क्लास। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। कहीं भी डाउट हो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। जब भी आपको डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। I'll respond that, okay? I'll respond to that. ये आ गया। तो आज की क्लास अब ये शायद थ्योरी 2 हो गई। दिस इज प्राइमरीली प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए पहला एग्जांपल ही करते हैं आपके साथ। लेट अस राइट द फर्स्ट एग्जांपल और देखते हैं कितने लोग अटेंटिव थे लास्ट क्लास में या कितने लोगों ने उसे रिवाइज करा। और मैंने बताया भी था वही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस from set A where order of A is M to A cross A. I'm giving you various choices. Respond करिएगा। M square, M cube, M, none of these. Find number of relations from set A to A cross A। और A का ऑर्डर आपको दिया गया। जस्ट टू हेल्प दोस्त जिन्हें याद नहीं है, A क्रॉस A का ऑर्डर हो गया M स्क्वायर। यदि A का ऑर्डर A M है तो A क्रॉस A का ऑर्डर M स्क्वायर है। करिए, सॉल्व कीजिए। Satyam has given an answer M square, means he is going for the choice A. And then Hariom is also giving choice A. So let's see how many more give me the same choice. So I'll have to see to it, but मुझे लगता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही आपको दिखना चाहिए कि ये गलत है। ये जो चॉइस आप M स्क्वायर उठा रहे हैं ये तो A क्रॉस A का ऑर्डर है, बट मैंने A क्रॉस A का ऑर्डर नहीं मांगा है। मैंने रिलेशंस फ्रॉम A टू A क्रॉस A मांगे। आई एम आस्किंग फॉर रिलेशंस फ्रॉम A टू A क्रॉस A। दैट इज व्हाट आई एम डिमांडिंग। ठीक है ना। पीयूष हैज गिवन डी एज द आंसर। कार्तिकेय ने भी ए आंसर दिया था, बट मेरे ख्याल से जो मैंने हिंट दिया उसके बेसिस पे ये तो डिसाइड हो गया कि ए कैन नॉट बी द राइट आंसर। तो ये तो राइट आंसर हो नहीं सकता, ये बहुत एविडेंट हो चुका है। सो ए कैन नॉट बी द राइट आंसर। फिर ये डिसाइड कीजिए। ए में है m एलिमेंट्स और ए क्रॉस ए में है m स्क्वायर एलिमेंट्स। ए में m एलिमेंट्स और ए क्रॉस ए में है m स्क्वायर एलिमेंट्स। नाउ टेल मी what is right. I'll wait for just 1 or 2 more answers. करिए, ट्राई कीजिए। So finding number of relations from set A to A cross A. रिमाइंड करा देता हूं, मैंने लास्ट टाइम जो करा था, नंबर ऑफ रिलेशंस from A to B is equal to order of power set of A cross B. अभी भी मैंने रिवाइज भी करा था। I revised that with you. Order of power set of A cross B. Number of relations from A to B is order of power set of A cross B. तो इसका मतलब आपको पावर सेट लिखना है A क्रॉस A क्रॉस A का। तो यहाँ पे यदि इसका ऑर्डर MO, इसका NO, तो इस अंदर वाले का ऑर्डर MN था और पावर सेट का ऑर्डर था 2⁻MN। तो मेरे ख्याल से इसके बेसिस पे आपको इमीडिएटली पता चलना चाहिए व्हाट आई एम डूइंग। तो इसका ऑर्डर M स्क्वायर है, इसका ऑर्डर M है, तो इस पूरे का ऑर्डर M क्यूब है, तो इस सारे का ऑर्डर है 2⁻M क्यूब। That should be the answer, which is D choice. चेक कीजिए, कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, कैन आंसर।
ask me. So the answer here should be 2 raised to m cube. So answer should be 2 raised to m cube. सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है? कैन सिंपली आस्क मी. पूछिए. 2-3 लोगों ने डी आंसर दिया था. पीयूष सेन ने एंड सोनी शर्मा ने both opted for the D choice. And now I hope we all know that it has to be D choice. किसी को कोई डाउट है? नहीं है डाउट तो रिस्पॉन्ड कीजिए फटाफट. फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए. और जैसे कि कहा गया है सारे के सारे क्वेश्चन एक्चुअल हैं एंड तो these are likely to be repeated in entrance examinations. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. That's a very good example. Let me see who wants to join. Okay, let me admit that the student. So from 50 students taking exam in maths, मैं इस तरह डायग्राम टाइप बना रहा हूँ. 50 स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स ले रहे हैं मैथ्स में, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में. ठीक है. देयर आर 50 स्टूडेंट्स taking examination in maths, physics and chemistry. 37 passed maths, 24 passed physics, 43 passed chemistry. So that is the data. 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं. उसमें से 37 ने मैथ्स क्लियर करा है, 24 ने फिजिक्स क्लियर करा है और 43 ने केमिस्ट्री क्लियर करा है. ठीक है. इसके साथ और डाटा दिया गया जो इंपॉर्टेंट है. एटमोस्ट 19 पास्ड मैथ्स एंड फिजिक्स. एटमोस्ट 19 पास्ड मैथ्स एंड फिजिक्स. एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रहा. वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 19 स्टूडेंट ने मैथ्स एंड फिजिक्स को पास करा है. एटमोस्ट 29 passed maths and chemistry, and at most 20 passed physics and chemistry. ये डाटा है. That's a very good question. तो ज्यादा से ज्यादा 19 लोगों ने पास करा मैथ्स एंड फिजिक्स, ज्यादा से ज्यादा 29 लोगों ने पास करा मैथ्स एंड केमिस्ट्री और ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों ने पास करा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर. और पहले भी मैंने बताया था अपने हाथ से लिखने में एडवांटेज है, एग्जाम्स के लिए रिवीजन होती है. The largest possible number that could have passed all the exams. आपको वो चाहिए जिसने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों एग्जाम पास करे हैं, बट आपको उसका एग्जैक्ट नंबर तो मिलेगा नहीं. At most how many passed this? That is the question. At most how many passed this? So 10, 12, 9, 14. एक आंसर 14 का आ चुका है मेरे पास. ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों ने तीनों पेपर को पास करा? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. नॉर्मली हमें दिया जाता है कि एग्जैक्टली 19 लोगों ने मैथ्स एंड फिजिक्स पास करा, बट इसमें ही दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 19 लोगों ने मैथ्स एंड पास करा. इसका मतलब टू बी मोर प्रिसाइज, इफ आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ m इंटरसेक्शन p इज लेस देन और इक्वल टू 19. या आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं, इफ यू वांट, ऑर्डर ऑफ m इंटरसेक्शन p is 19 minus some t1 where t1 is greater than equal to 0. ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो यदि डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आता तो. इसी तरह आप मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए मान लीजिए और इसी तरह आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मान लीजिए. फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा. स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप सबको आता ही है. ऑर्डर ऑफ, मैं आपकी फिर भी हेल्प करता हूँ. ऑर्डर ऑफ m यूनियन p यूनियन c इज ऑर्डर ऑफ m प्लस ऑर्डर ऑफ p plus order of C minus order of M intersection P minus order of P intersection C minus order of C intersection M plus order of P intersection M intersection C. करिए. All of you try to do this. ये फॉर्मूला आपने यूज करना है. You all know about this formula. So I have got some more answers. एक हरिओम ने B choice लिया है, like 12. So I'm constantly looking at the answers provided by you. करिए फटाफट कीजिए.
और एंथू के साथ कीजिए, जील के साथ, लाइक ट्राई कीजिए कि आप कर पाए इन्हें। Just 1 or 2 more minutes I'll be waiting, and after that I'll solve this example. चलिए साथ साथ मैं भी हेल्प करता चला जाता हूँ। इसी तरह ऑर्डर ऑफ M इंटरसेक्शन C को हम रख रहे हैं 29 माइनस सम T2, एंड ऑर्डर ऑफ P इंटरसेक्शन C को हम रख रहे हैं 20 माइनस सम T3। ठीक है, इस सारे डाटा को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 37 प्लस 24 प्लस 43 प्लस 19 माइनस T1, सॉरी प्लस नहीं माइनस होना चाहिए, माइनस 19 माइनस T1 माइनस 29 माइनस T2 माइनस 20 माइनस T3 प्लस सारे में कितने, यही तो आपने निकालना है, और गिवन आपको कितने 50 स्टूडेंट्स। ये डाटा हो गया आपके पास। दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। आई थिंक अब तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाना चाहिए नाउ आफ्टर ऑल दिस। तो ये आपका हो गया 50 माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, और राइट हैंड साइड पे आ गया 37 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 47 माइनस 19 माइनस 29 माइनस 20 प्लस x। बट यहां से बहुत ऑब्वियस हो गया कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू 50, क्योंकि T1 T2 T3 तीनों पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव है, तो इसलिए यहां से इंप्लाई हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 50। आपने इसे सिंप्लीफाई करा, योर x कम्स आउट टू बी लेस देन और इक्वल टू 14। x comes out to be less than or equal to 14. So that should be your answer. X is less than or equal to 50. So it's a very good example, but I'm happy कि ज्यादातर ने यही चॉइस ऑप्ट करी है। ठीक है, so I'm looking at the answer. You कहीं कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में किसी को भी, प्लीज आस्क मी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एक्सपेक्ट इट मे बी रिपीटेड, क्योंकि काफी टाइम से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है निमसेट में, सो मे बी दिस ईयर इट रिपीट्स। क्लियर हो गया सब लोगों को? देन कम्स द नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल करते हैं। What is the next example? 63% of Americans like cheese, whereas 76% like apples. 63% of Americans like cheese, whereas 76% like apples. If X% like both, then लास्ट टाइम मैंने इसी तरह का एक एग्जांपल करा था, तो जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी उन्हें याद होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच लेते हैं। x लेस देन इक्वल टू 63 और 39 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 63, एंड देन फाइनली नन ऑफ दिस। करिए, ऑल ऑफ यू ट्राई टू डू दिस। एक एग्जांपल मैंने करा था लास्ट टाइम, इतने बच्चे चाय पीते हैं, इतने बच्चे कॉफी पीते हैं, तो क्या होगा। इट इज समथिंग लाइक दैट, ओके, व्हिच आई डिड इन द लास्ट एग्जांपल। उससे एक स्टेप आगे है ये प्रॉब्लम। तो हरिओम ने भी आंसर दिया है, पर मेरे ख्याल से उसने उसे थोड़ा और सोचना चाहिए था इस प्रॉब्लम के बारे में। सत्यम ने भी आंसर दिए हैं, और लोग ट्राई कीजिए। 63% of the Americans like cheese, whereas 76% like apples. If X% like both, then
x is greater than or equal to 39, x is less than or equal to 63, x lies between 39 and 63, and then comes none of these. जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बताया था, हमें इसमें ये नहीं कहा गया है, इन्होंने ये तो कहा कि 63% को चीज पसंद है, 76% को एप्पल पसंद है, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि हर अमेरिकन को कुछ ना कुछ पसंद है. बट जब लेफ्ट हैंड साइड हम रखेंगे चीज यूनियन एप्पल्स, तो इट शुड बी ऑर्डर ऑफ दोज लाइकिंग चीज प्लस ऑर्डर ऑफ दोज लाइकिंग एप्पल्स माइनस दोज हु आर लाइकिंग बोथ चीज एंड एप्पल्स. बट इसके बारे में हमें कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है. परसेंटेज है, ज्यादातर लोग 100 ले लेते हैं इसको, बट इस केस में हमें ज्यादा से ज्यादा 100 लेना पड़ेगा. इसे वील हैव टू बी टेक इट टू बी लेस देन और इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल अमेरिकन 100 हुए. परसेंटेज में डाटा गिवन है. यदि ये गिवन होता कि हर अमेरिकन चीज और एप्पल्स में से कुछ ना कुछ जरूर पसंद करता होगा, तब हम लेफ्ट हैंड साइड को एग्जैक्टली 100 ले लेते हैं. बट हमें ये गिवन नहीं है. और ये जो डाटा है, दिस इज नॉट अबाउट ऑल अमेरिकन, दिस इज अबाउट दोज हु लाइक ईदर चीज और एप्पल्स. तो हम ये नहीं कहेंगे कि हर एक को कुछ ना कुछ पसंद होगा ही, तो हम कहेंगे हाँ, हमें ये कंफर्म है कि 100 से ज्यादा ये लोग नहीं होंगे. अब यहाँ पे आ गया 63, यहाँ पे आ गया 76, यहाँ पे आ गया -x, और ये भी इसकी वजह से लेस देन और इक्वल टू 100 हो गया. आप इसे सॉल्व कर लीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 आ गया. तो इसलिए एक स्टूडेंट ने ये चॉइस ऑप्ट करी. बट इस और इस चॉइस में डिफरेंस देखते हैं, सॉरी, इस और इस चॉइस में डिफरेंस देखते हैं. तो एग्जामिनर ने क्या करा, एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन को. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 वाज अ ट्रिक कि काफी लोग बी चॉइस को ऑप्ट करके आगे चले जाएंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 उन्होंने कर दिया. बट हम ए चॉइस, अब हम देखते हैं कि फर्क क्या है. अब वो कह रहा है चीज लेने वाले 63 हैं, एप्पल लेने वाले 76 हैं. और एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो भी चीज लाइक कर रहा है वो एप्पल भी लाइक कर रहा है. एक्सट्रीम सिचुएशन कि हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो कि जो भी आदमी चीज पसंद कर रहा है वो एप्पल भी पसंद कर रहा हो, और यदि जो भी चीज पसंद कर रहा है वो एप्पल भी पसंद कर देता है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, 63. 63 से ज्यादा तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीज लेने वाले 63, एप्पल लेने वाले 76. यदि एक्सट्रीम सिचुएशन में हम ये एज्यूम कर लें कि हर चीज लेने वाला एप्पल भी लेता होगा, तब भी दोनों चीजें लेने वाले ज्यादा से ज्यादा होंगे 63. तो इसका मतलब मेरा आंसर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज दिस 39 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन और इक्वल टू 63. अब बोलिए किसी को डाउट है तो, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, जस्ट आस्क मी. किसी को भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है. किसी को कोई कंफ्यूजन है फटाफट बताइए. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ओके, नो डाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट x विद द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट हमने बताया था, यूनिवर्सल सेट इज ए सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन. एक सेट है जिसका ऑर्डर 200 है, बी एक सेट है जिसका ऑर्डर 300 है. एन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 100. Let x be a universal set. Let x be a universal set. Let order of A is 200, order of B is 300, order of A intersection B is 100. If order of A complement intersection B complement is 300, then what is order of the universal set? That is my question. I'm giving you some choices: 600, 700, 800, 900. Sorry. X is a universal set. Order of A is 200. Order of B is 300. Order of A intersection B is 100. Order of A complement intersection B complement is 300. And I want to know what is the order of the universal set. Try कीजिए.
What is the order of the universal set? ये का आंसर है 700. X is the universal set. Order of A is given. Order of B is given. Order of A intersection B is given. चलिए करके देखते हैं क्या होगा इस केस में. अब like you should know that A complement intersection B complement is nothing but A union B complement. That is X minus A union B. That is X minus A union B. Okay, so it is given to be 300. So it means X is equal to 300 plus order of X is equal to 300 plus order of A union B. So order of X is equal to 300 plus order of A union B. And now I think it's so easy. 300 plus order of A plus order of B minus order of A intersection B. That is 300 plus 200 plus 300 minus 100. That is 700. इतना ही easy थी ये problem. So it is 300 plus 200 plus 300 minus 100 which comes out to be 700. और जैसे कि कहा गया है ये सब एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, तो आप खुद देख सकते हैं कि बहुत आराम से इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करा जा सकता है एंट्रेंस में. इट इज नॉट डिफिकल्ट. ठीक हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल. चलिए कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम करते हैं आपके साथ. 46873 is coded as 9131757. 46873 is coded as 91317157. Then 52191 is coded as what? I'll give you the choices. 4108 4108041 10439293 529152 115393. चलिए सॉल्व कीजिए. सॉल्व कीजिए. ये गिवन ए कोड of 46873 to be 91317153 7157, sorry, and you have to code 52191. You have to code 52191. And try to do it fast. करिए. So choices started pouring in. Sony has answered D.
देखिए इसमें सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है 5 डिजिट्स, यहाँ पे अब देखिए 3 3 6 और 2 8 डिजिट। तो ये तो कंफर्म है कि एक डिजिट के लिए एक रिप्लेसमेंट नहीं है। कुछ सिंगल डिजिट से रिप्रेजेंट होंगे और कुछ सिंगल डिजिट डबल डिजिट से भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, चलिए 4 6 8 7 3। कोडिंग डिकोडिंग भी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में आई हुई है। 9 1 3 1 7 1 5 7, ये हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम इस पे स्ट्राइक करते हैं, 4 से 9 कैसे होगा, तो बहुत हमें स्ट्राइक करते हैं कि 5 ऐड कर दो तो आ जाएगा। बट अब लॉजिक में हमने 3 स्टेप्स बताए थे आपको, एक एस्टेब्लिश करना, एक वेरीफाई करना और एक अप्लाई करना। तो आपने सोच तो लिया 5 होगा, बट यदि मुझे ये रीजन मिल जाए कि 5 ही क्यों ऐड करा, तो मेरे लॉजिक में स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि यार ये कहीं 5 ये 4 + 1 तो नहीं है कि जिस नंबर में मैं जोड़ रहा हूँ उस नंबर में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो इस वजह से 5 आया। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। तो इसी लॉजिक को मैंने यहां लगाया, ये 6 था, 6 में मैंने 1 जोड़ा तो 6 + 1 7 हो गया, और 7 और 6 को मैंने जोड़ा, 7 को मैंने 6 में जोड़ा तो मेरे पास आ गया 13। तो 13 तो दिखाई दे गया मुझे, तो मेरे लॉजिक में स्ट्रेंथ तो आनी शुरू हो गई यहाँ से। तो हमेशा लॉजिक में 3 स्टेप्स का पहले आप एस्टेब्लिश कीजिए, मतलब पहले आपको सोचिए, फिर आप उसे जस्टिफाई कीजिए कि जो आपकी सोच है वो सही है, उसके बाद खाली आप अप्लाई कीजिए। तो +5 के पीछे हमें लॉजिक पता चल गया कि क्या लॉजिक रहा होगा, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं, सेम लॉजिक को हमने 8 में अप्लाई करा, 8 + 8 + 1, हमने कहा ना नंबर में 1 जोड़ दो, तो 8 + 9, एंड व्हाट इज 8 + 9, दैट इज नथिंग बट 17। यस, आई डू हैव 17। तो डिकोड हो गया ये बड़े आराम से, नाउ इट इज डिकोडेड। तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी। मेरे पास है 5 2 1 9 1, 5 में आपने 6 जोड़ा 11, 2 में आपने 3 जोड़ा 5, 1 में आपने 2 जोड़ा 3, 9 में आपने 10 जोड़ा 19, और 1 में आपने 2 जोड़ा 3, 11 5 3 19 3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। किसी को डाउट है पूछिए। एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, जस्ट आस्क मी। सबको क्लियर है तो बताइए, फिर वापस चलते हैं सेट थ्योरी पे। प्लीज रिस्पॉन्ड। गुड, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ऐसे बहुत सारा लॉजिक हम लोग करेंगे, वील डू अ लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इस तरह के मैं इतने सारे प्रॉब्लम्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी क्वांट में भी आएंगी। मैथ्स में पास करा 55 स्टूडेंट्स ने, और फिजिक्स में पास करा 67 स्टूडेंट्स ने। There are total 100 students, out of which 55 passed in mathematics and 67 passed in physics. How many passed in physics only? Only का मतलब मैंने बताया था, how many passed in physics only? How many passed in physics only? In a class of 100 students, 55 students passed in maths and 67 passed in physics. तो आप ये मान सकते हो ये मैथ्स का सर्कल है, ये फिजिक्स का सर्कल है, आपको चाहिए फिजिक्स ओनली, इट मींस यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस। तो इसका मतलब आपको बेसिकली क्या चाहिए, पी में से पी इंटरसेक्शन एम का डिफरेंस, दैट इज व्हाट यू वांट। ओके, फिर ये कैलकुलेट कीजिए, पी में से कॉमन पोर्शन आपने हटाना है। और यहाँ 100 स्टूडेंट्स यूनियन है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स में से 55 ने मैथ्स पास करा, 67 ने, 67 ने फिजिक्स पास करा। इसके अंदर ऑब्वियस है कि हर स्टूडेंट को मैथ्स और फिजिक्स में अपीयर होना है, एग्जाम में अपीयर होना है, पास हो या फेल हो। तो जो हमारा यूनियन है दैट इज कमिंग आउट टू बी 100 स्टूडेंट्स।
So union would be 100. Now what is order of P intersection M? Order of P intersection M is order of P union M minus order of P minus order of M. That is coming out to be 22. इसको इसमें यूज कीजिए, गेट योर आंसर. तो ऑर्डर पी कितना हो गया 67, इसमें से आपने माइनस करा 22, कम्स आउट टू बी 45. हर क्वेश्चन ऐसे है जो 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करा जा सकता है. These are not very tough examples, but these were actually there. That's why we are doing it. और सेट तो सबसे बेसिक टॉपिक है. हर टॉपिक में एक्सपर्टीज चाहिए वैसे तो, बट इसमें तो होनी ही चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब मैं इसके लिए थोड़ी देर वेट करूंगा आंसर के लिए, क्योंकि इसी तरह मैं क्वेश्चन सॉल्व करता रहूंगा तो आप कैसे करेंगे सॉल्व? आपको भी करना है सॉल्व. दीज आर ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स. हमें बताना है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी. आपको ये बताना है. ओके. ए का ऑर्डर 150, बी का ऑर्डर 180, सी का ऑर्डर 210, डी का ऑर्डर 240. एवरी पेयर, एडिशनली हमें गिवन है, एवरी पेयर of sets has 15 elements in common. Each triplet, मतलब 3 सेट का कॉमन बता रहे हैं. Each triple of set, triplet है ये बेसिकली, of sets has 3 elements. तो इन्होंने दो सेट में कितने एलिमेंट कॉमन है वो भी बता दिया, 3 सेट में कितने एलिमेंट है वो भी बता दिया, और चारों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है. दे आर सेइंग चारों सेट आपस में डिसजॉइंट है. करिए, सॉल्व करिए. खाली कैलकुलेशंस हैं. 4 सेट है. इंडिविजुअल सेट्स का ऑर्डर आपको बता दिया गया है, ए का ऑर्डर, बी का, सी का, डी का. और ये भी कहा गया है कि दो के जब आप पेयर लेते हैं तो उनमें कितने कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं. दो के सेट में 15 एलिमेंट्स हैं, 3 में 3 एलिमेंट्स हैं, और चारों सेट्स के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है. दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन कॉमन. एंड देन यू हैव टू टेल मी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी. तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशंस ही हैं खाली. तो 2 क्लासेस में आप पूरी सेट थ्योरी कवर कर सकते हैं विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स. लास्ट में हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करा था, तो इसी तरह, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशंस चालू हो जाते हैं, आपकी टेस्टिंग चालू हो जाती है. और वही अप्रोच आपने अडॉप्ट करनी है. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी पहले, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जांपल्स. यू डू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड देन अपीयरिंग टेस्ट्स जो हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे या जो हम वर्कशीट्स देंगे. दैट वुड बी द प्राइमरी अप्रोच. करिए. Still waiting for your answers. Solve this example, each one of you. तो बेसिकली होना क्या था, हर इंडिविजुअल का ऑर्डर 150 प्लस 180 प्लस 210 प्लस 240. फिर हर दो का डिफरेंस -15 -15 -15
-15, फिर हर 3 का सम +3 ABC ABD, ओके, 3 + 3 + 3 + 3 और फिर चारों का डिफरेंस। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी थी। दैट कम्स आउट टू बी 702। सो बेसिकली इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, अदरवाइज तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। It was the direct formula, so somebody has given me 694, maybe calculations में कुछ मिस्टेक हुई होगी। The correct answer is 702। चेक कर लीजिए, सत्यम आप चेक कर लीजिए। 150 + 180 + 210 + 240 -15 -15 -15 -15 + 3333 -0 करिए। Then comes another example. दो फाइनाइट सेट्स हैं, ए का ऑर्डर m है, b का ऑर्डर n है। देयर आर टू फाइनाइट सेट्स, ऑर्डर ऑफ a is m, ऑर्डर ऑफ b is n। The total number of subsets of A is 56 more than the 56 more than the total number of subsets of B। आपको बताना है m किसके बराबर है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A is 56 more than the total number of subsets of B। ठीक है, दो फाइनाइट सेट है m and n एलिमेंट, आपको बताना है m कितना होगा और आपको बताना है n कितना होगा। I'm giving you choices 7,6, 6,3, 5,3 and 8,7। Order of A m है, order of B n है, total number of subsets of A is 56 more than the total number of subsets of B, and you have to tell me how many elements are there in A and how many elements are there in B। 2016 में प्रॉब्लम आई थी एक्चुअल एमसीए में, एक्चुअल निमसेट में। सॉल्व करिए। तो इसमें सिंपली पावर सेट का कॉन्सेप्ट यूज होना है आपका। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, बट हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए देयर, देयर 2 raised to m is 56 more than the subsets of B। 2 raised to n plus 56, that is the expression। 2 raised to m minus 2 raised to n is 56। 2 raised to n आपने कॉमन ले लिया। 2 raised to mn minus 1 is 2 cube, 2 cube minus 1। सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, दोनों तरफ आपने कंपेयर करा। n is 3, एक मिनट, ये हो जाएगा m minus n। अब इसको ऐसे लिखिए, आपने 2 raised to n को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2 raised to m upon 2 raised to n minus 1 is equal to 56। You just take it like this। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो सिंप्लीफाइंग इट, so that is 2 raised to n, 2 raised to m minus n minus 1 is 56।
करिए फटाफट करिए। इसको आप लिख सकते हैं 64 माइनस 8, क्योंकि 2 की पावर कर दी 2 4 8 16 32 64, ठीक है। 2 की पावर 6, 2 4 8 माइनस 2 की पावर 3, दैट इज 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1। इस तरह आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इन दोनों को आपने कंपेयर कर लिया दोनों तरफ, तो यहां से हमें पता चल गया n आ गया आपका 3, योर n कम्स आउट टू बी 3 एंड योर m माइनस n कम्स आउट टू बी 3। ऊपर से आपने इस n को यहाँ पे पुट करा, यू गेट योर आंसर। सो n is 3 and m is 6. n is 3 and m is 6. So Satyam is saying something. I solved it by options as 2 cross 6 is to 64 and 2 raised to 3. 2 raised to 6 is 64, 2 raised to 3 is 8. And they're different. Yeah, obviously. Yeah, it's fine. It's fine. Next example. एक और एग्जाम्पल करते हैं, that's from 2019. How many experts were there? You just look at the problem. एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात हो रही है. Half of the number of experts voted for Mr. A and 2/3 voted for Mr. B. 10 voted for both and 6 did not for either. ठीक है, 6 लोगों ने किसी के लिए वोट नहीं करा, 10 लोगों ने दोनों के लिए वोट कराए, और हाफ ऑफ द एक्सपर्ट्स ने ए के लिए वोट करा एंड 2/3 ने बी के लिए वोट करा है. आपको बताना है कि एक्चुअली एक्सपर्ट्स थे कितने वहां पे. एक्चुअली हाउ मेनी एक्सपर्ट्स वर देयर, दैट इज द प्रॉब्लम. 18, 36, 24, none of these. Actually, how many experts were there? That is a major question. How many experts were there? करिए, सॉल्व करिए. In a beauty contest, half the number of experts waited for Mr. A, 2/3 waited for Mr. B. So Hariom is the first one to give the answer. 10 voted for both and 6 did not for either. How many experts were there? 18, 36, 24, none of these. If you opt for none of these, you'll have to give me the number.
कार्तिकेय से सी, और ट्राई कीजिए भाई, रिस्पॉन्ड कीजिए। ऑनलाइन क्लास शुड आल्सो बी लाइक ऑफलाइन क्लास, आप रिस्पॉन्ड करेंगे देन ओनली इट कैन बी these two types can be the same. So in a beauty contest, half the number of experts voted for Mr. A, 2/3 voted for B, 10 voted for both, and 6 didn't for either. How many experts were there? 18, 6, 36, 24, none of these. How many experts were there? Suppose number of experts were X. Suppose हमने assume करा X है, तो A के फेवर में वोट करने वाले हैं X/2, B के फेवर में वोट करने वाले हैं 2/3x, दोनों के फेवर में वोट करने वाले हैं 10, और किसी के भी फेवर में वोट नहीं करने वाला, नीदर ए नॉर बी, दैट इज 6। ये डाटा हमारे पास है। लेट एक्स बी द टोटल नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ए को वोट करा x/2 एक्सपर्ट्स ने, तो हमने कह दिया ऑर्डर ऑफ ए इज x/2, सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी इज 2/3x, order of B is 2/3x, order of A intersection B is 10, and order of neither A nor B is 6. अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ A यूनियन B। कितने लोग हैं जिन्होंने A और B के लिए ऑप्ट करा? तो टोटल X जजेस हैं प्लस जिन्होंने किसी के लिए नहीं करा। दैट इज द डाटा विच इज यूजफुल। ये मतलब होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड का, और उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके बाद तो आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, इज ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर ऑफ B माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो सारा डाटा आपके पास है, एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए। सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, पुट अप इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर में ये प्रेजेंट करा गया था डाटा। ओके, किसी को भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। ए के फेवर में x/2 है, बी के फेवर में 2/3x है, ए एंड बी दोनों में 10 है, नाइदर में 6 है। तो ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ यूनियन के बी का मतलब है जिन्होंने ए या बी दोनों में से किसी के फेवर में दिया हुआ। तो एक्स तो हो गया टोटल एक्सपर्ट जितने थे, और प्लस इनमें से, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे सीधा कि एक्स नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स कितने हैं जिन्होंने किसी ना किसी के फेवर में ऑर्डर करा और जिन्होंने किसी के फेवर में भी ऑर्डर नहीं करा। किसी के फेवर में ऑर्डर करा और जिसने किसी के फेवर में भी ऑर्डर नहीं करा। सो दैट वे यू कैन फाइंड इट। एक एग्जांपल और करते हैं। एंड आई थिंक इन 4 क्लासेस में, 2 पहली और 2 आज तक की क्लासेस में, यू मस्ट हैव गॉट फेयरली इनफ आइडिया दैट व्हाट विल बी हैपनिंग एट सैनमैक्स। तो आज की क्लास में बहुत लंबी नहीं चलाऊंगा, बस 1 और 2 मोर एग्जांपल्स आई विल डू, देन हम डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म क्या रहेगा। ये जो 4 क्लासेस करी गई थी, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड के लिए जो हम बोर्ड यूज करते हैं, दैट इज द स्मार्ट बोर्ड। इस तरह से मैं इस पे भी पढ़ाता हूँ, वैकॉम पे, जिस पे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द क्लासेस विल बी यूजिंग दोस। और उन्हीं बोर्ड्स पे, स्मार्ट बोर्ड से आपकी स्ट्रीमिंग होती है। टेस्टिंग आपकी ऑनलाइन होगी क्योंकि सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो ऑफलाइन टेस्टिंग नहीं होगी। कभी कभी हम कर सकते हैं सरप्राइज हमें देना हुआ तो, बट हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी प्रैक्टिस कंप्यूटर्स पे और मोबाइल पे ही वो आंसर देने की, क्योंकि जब आप ऑफलाइन देते हैं देन आप अपने साथ बहुत सारी रफ शीट्स रख लेते हैं जो कि अलाउड नहीं होती एक्चुअल एग्जामिनेशंस में। और आपको कंप्यूटर पे आंसर करना आना चाहिए, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही एक्चुअल एग्जामिनेशंस में होना है। अब कल आप सब लोगों के पास एक फॉर्म जाएगा सैनमैक्स से। उस फॉर्म में आपको फिल करना है कि आप एक्चुअली किस वाले कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तीनों में से, ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड। और उसी के बेसिस पे परसों तक की लास्ट डेट है आपको उसे सबमिट करने की। कल आपके पास फॉर्म जाएगा, ट्यूसडे इवनिंग तक आपने उसे फाइनली सबमिट करना है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स भेज दिए जाएंगे जहां पे आपको फीस डिपॉजिट करनी है। 15 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 15 जो पहला नवरात्र है उस दिन से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड हाइब्रिड, तीनों की तीनों तरीके की। तो जो लोग ट्यूसडे तक अपना इंटरेस्ट शो कर देते हैं, बता देते हैं कि, क्योंकि उसी के हिसाब से हम बैचेस डिवाइड करेंगे कि किस कोर्स में उन्हें इंटरेस्ट है, कौन सा कोर्स उन्हें ज्वाइन करना है, उसी के अकॉर्डिंगली उन्हें
वो डिटेल्स भेज दिए जाएंगे। तो ये सिस्टम रहेगा पूरा। आई एम डूइंग वन मोर एग्जांपल। ओके, सो आई एम अगेन सेइंग, कल आपको फॉर्म रिसीव होगा, परसों तक आपने फिल करके वो सबमिट करना होगा। तो वेडनेसडे थर्सडे तक आप पे फाइनल डिटेल्स चले जाएंगे पूरे क्लास के। अब पूरा स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे कैसे क्लासेस होंगी उस तरीके से, और फिर रेगुलर क्लासेस हमारी कंटिन्यू हो जाएंगी। और रेगुलर क्लासेस 5 डेज हैं, सैटरडे संडे 2 दिन, 3 दिन वीकडेज में, और हाइब्रिड में 2 दिन सैटरडे संडे ऑफलाइन क्लासेस होंगी, मतलब फिजिकल फॉर्म में, और 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और ऑनलाइन की पांचों क्लासेस ऑनलाइन। ये ऐसा सिस्टम रहेगा। वैसे हम कोशिश करें, वैसे हम चाहेंगे कि आप लोग कोई क्लास एब्सेंट ना करें, बट यदि एब्सेंट करते हैं तो उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा जा सकता है ऑन ए स्पेशल रिक्वेस्ट। इफ यू कैटेगरिकली मेंशन कि आपको क्या दिक्कत थी, उसे हैबिट नहीं बनाएंगे हम, और बाद में हमसे रिवीजन के लिए प्रोवाइड कराते हैं। जब साल खत्म होने को आ जाता है, जब एग्जाम का टाइम है, तब हम वो वीडियो सबको अरेंज करना शुरू कर देते हैं। पर शुरू में इसलिए नहीं देते कि लेथर्जी नहीं आनी चाहिए आपको, दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आपको वीडियो बाद में मिल जाएगी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप समझिए, क्लास में टीचर से पूछिए, ऑनलाइन टीचर से पूछिए, और साथ साथ सीखने की शुरू कोशिश कीजिए। मैटर को पेंडिंग ना डालिए, इसलिए हम वीडियो साथ के साथ नहीं देते हैं, बाद में हम रिवीजन के लिए देते हैं वो वीडियोस भी बच्चों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। और 4 क्लासेस में काफी फेयरली आइडिया लग जाता है। अभी भी यदि आइडिया नहीं लगा है तो फिर हम हेल्पलेस है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे उस केस में। बट आज की क्लास में 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं और इससे फिर खत्म करते हैं इस क्लास को। तो ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5। ये दोनों पे मैं टीच करता हूँ, इसे वैक्यूम कहते हैं जो टेक्नोलॉजी है। बेसिकली मैं यूएस में इसे यूज करता था, जब मैं यूएस में टीच करता था। तो ये टीच करता हूँ जब भी मैं वहां के लिए लेक्चर्स लेता हूँ। वहां लोग यही प्रेफर करते हैं कि टीचर बोर्ड के आगे ना आए, तो वहां हमने ये सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है कि टीचर साइड में दिखाई देता है। बट इंडिया में ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है कि टीचर बोर्ड के सामने खड़ा हो। तो यहाँ पे हम क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली होगा, उसमें सब पीडीएफ भी निकलती है स्क्रिप्ट की रोज की रोज, एवरीथिंग वी कैन डू विद दैट, लाइक वी कैन प्ले विद इट। तो वहाँ टीचर ज्यादातर तो लाइकिंग के हिसाब से हम उसी हिसाब से टीच करते हैं। यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में ये सिस्टम चलता है जो मैंने अडॉप्ट कर रखा है कि बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, उसके आगे टीचर ना खड़ा हुआ। बट इंडिया में ऑब्वियसली हमें टीचर को देखने की आदत होती है और हमें पसंद भी है वो बोर्ड के आगे खड़ा होना। तो वही सिस्टम अडॉप्ट करा जाएगा सैनमैक्स में। A is this, B is this, then number of elements in A union B cross A intersection B cross A del B। आपको याद होगा इसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते थे, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है? ये आपका A है, ये आपका B है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है आपका ये एंड आपका ये, दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। करिए ये, और this is possibly the last example today. I have explained all the things to you. If still you have any doubt, you can ask me. There are many more examples which I'll be doing in my regular classes, many more things which I'll be doing in my classes. But to give you an idea about the things which we'll be covering at SANMACS, I think 4 classes were more than enough, much more than enough. तो फटाफट एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। अब यहाँ देखेंगे ए यूनियन बी, मैं लिख ही देता हूँ। ए यूनियन बी में आपके हैं जो भी एलिमेंट ए और बी दोनों में से किसी में भी है, 1 2 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी जो इनमें कॉमन एलिमेंट है 3 4, दैट इज 3 and 4। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो या तो खाली ए में है या खाली बी में है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 5 हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया। तो ये आपके हो गए 5 इसमें, 2 इसमें और 3 इसमें। 5 और 2 10 और 3 30। तो टोटल इसका ऑर्डर हो गया 30। सो दैट ऑर्डर कम्स आउट टू बी 30। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज 30। So I have explained everything and I think it's more than enough. तो मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। किसी को कोई डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज और लोग एग्जिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।